तो आप बताइए काइंडली कि आपने पीटी की तैयारी कैसे की? उसमें एक सेक्शन है झारखंड जीके, 110 मार्क्स अकेले डोमिनेट करता है। आपने झारखंड जीके में क्या सिलेक्टिव स्टडी की कि पूरे सिलेबस को कवर किया? तो सीएनटी एसपीटी बहुत एक मतलब फियरफुल फैक्टर है जेपीएससी के सिलेबस में। 99% स्टूडेंट्स करते हैं, मैथ्स में बहुत सारे सेक्शंस हैं। उसमें पूरा सेक्शंस बनाता है कि सिलेक्टिव स्टडी वही जीरो से स्टार्ट कर रहा है। उसने कभी कोटा ने देखा है, सुना कभी लिखा है, तो क्या वो कितना टाइम उसको लगेगा मतलब जेपीएससी मेंस में? क्वालिटी पर बैट कहा जाता है कि इसमें कंटेम्पररी बहुत सारी चीजों को यूज किया जाता है, जिसको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए सपोर्ट के आपने क्या-क्या चीजों को यूज किया कि सो दैट आपका आंसर स्टैंड आउट करे बाकियों से। तो इकोनॉमिक्स में भी पता है कि जैसे जेपीएससी का ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ा सिलेबस है 3 4 5 6 का, तो उसमें ये लोग सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे आंसर लिखते थे तो 700 800 वर्ड का आंसर होता था, तो उसको सीधा मतलब क्वेश्चन देके इंटरव्यूज आया, तो इंटरव्यूज आपने कुछ स्पेशल तैयारी की? अच्छा सत्यम, ये बताइए कि जैसे कि 14 जेपीएससी आने वाला है ना, तो स्टूडेंट्स को आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, जवान नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सत्यम गर्ग। इनका रैंक 21 आया, झारखंड पुलिस सर्विस इन्हें मिला है। काफी मतलब यंग है और काफी इनकी मोटिवेशनल स्टोरी है, और हमारे बैच के स्टूडेंट भी, और इनका ये फर्स्ट हमारे बैच के स्टूडेंट इनको जेपीएस मिला है। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि कोई भी अभी तक जेपीएस नहीं, मेजोरिटी सबका जेएससी है, तो इनसे डिटेल में जानेंगे। इनका फर्स्ट प्रेफरेंस भी जेपीएससी था, तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस भी जेपीएस होता है, उनको मिल भी जाता है। तो सत्यम जी उसी में से एक है, तो इनसे डिटेल स्ट्रेटजी जानेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज कैसे इन्होंने कैसे क्रैक किया, एक एक चीज माइन्यूट, जीएस पेपर 3 4 5 6 एवरीथिंग। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सत्यम गर्ग, आपको रैंक 21 आया है। बहुत अच्छा लगा कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, और पहले हमारे कैंडिडेट हैं जो कि हमारे बैच से जिसको झारखंड पुलिस सर्विस मिला है। और बहुत खुश हुई आपसे मिलके। तो ये बताइए कि कैसे ये सफर, जेपीएससी का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? सर, मैं तो पहले टीचिंग करता था। अच्छा, आप तो टीचर भी थे हाँ हाँ पहले? सर, हाँ सर। ओह माय गॉड। तो मैं हम्म आईटी जेई और नीट के बच्चों हम्म को पढ़ाता था हम्म एज ए फिजिक्स फैकल्टी। हम्म तो जब मैं पढ़ाता था तो उस समय मुझे मतलब टीचिंग में भी मुझे इंटरेस्ट था, अच्छा लगता था। बट हम्म मुझे उस टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि हम्म सिविल सर्विसेज में भी एक अच्छा करियर हो सकता है, हम्म और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है कि आप सोसाइटी को सर्व कर सकें। हम्म तो वहाँ से एक मोटिवेशन आया, फिर मैं धीरे-धीरे सिलेबस को देखना हम्म स्टार्ट किया। तो हम्म मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकता हूँ, अच्छा ओके। कर सकता हूँ, तो फिर मैं जॉब छोड़ के हम्म अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके। तो शिक्षक से सीधा खाकी, ऐसा कैसे? मतलब जेएस क्यों नहीं, जेपीएस क्यों? हाँ सर, क्योंकि सर बेसिकली मैं ग्रामीण इलाके से भी बिलॉन्ग करता हूँ। हम्म तो वहाँ मैं देखा हूँ आप कि गरवा के रहने हाँ, वाले हाँ हैं? सर, हाँ अच्छा। सर। तो वहाँ मैं ये देखा हूँ कि जो कानून व्यवस्था का जो हम्म सीधा असर जो होता है, वो हम्म आम लोगों के जीवन पे पड़ता है, हम्म और जिससे काफ़ी डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं। हम्म तो मुझे लगता है कि अगर मैं खुद के स्टेट में हम्म अगर कानून व्यवस्था में अपना अगर योगदान दे पाऊँ, तो मेरे हम्म लिए गर्व और एक जिम्मेदारी हम्म की बात होगी। हम्म तो यही। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इनका जो पैशन था जेपीएस का, वो मतलब एक वहाँ जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे पुलिसिंग की, मतलब पुलिस पब्लिक रिलेशन काइंड ऑफ, वहाँ पे नक्सलवाद की काफी समस्या है गढ़वा में, राइट? हाँ सर, पहले तो हम्म काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, हम्म बट अब हम्म तो काफ़ी सुधार हो चुका है, हम्म जिसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा हम्म। काम कर रही है उसको टैकल करने में। तो आप गढ़वा में बेसिकली किस जगह से बिलोंग करते हैं? सर, मैं गढ़वा से 2 किलोमीटर एक चेतना गांव है, हम्म। तो बस वहीं से तो बिलोंग चेतना गांव से करता हूँ। बिलोंग करते हैं। तो आपकी जो जेपीएससी की जर्नी थी, वहीं जब आप टीचिंग करते थे उसी टाइम से पैशनेट थे कि मतलब मुझे अपने राज्य में जाना है, सिविल सेवा में? हाँ सर, मैं यूपीएससी का कभी आपने अटेम्प्ट किया? हाँ सर, यूपीएससी का मैं 2 अटेम्प्ट दिया हूँ। तो हम्म एक में तो पीटी नहीं हो पाया था, हम्म और एक मेंस दिया हूँ। ओके, यूपीएससी का भी। हाँ। तो इनके पास सिविल सर्विसेज का भी बैकग्राउंड है, यूपीएससी का भी। तो ऐसे लोग मैंने ऐसे पर्सनली देखा है कि हमारे बैच में बहुत सारे यूपीएससी वाले थे, तो इनका सिलेक्शन का चांसेस काफी हाई होता है, क्योंकि इनका जो लेवल ऑफ आंसर राइटिंग होता है ना, वो अनपैरेलल्ड होता है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की, क्योंकि अभी 14 जेपीएससी आने वाला है। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड है आप लोगों को देख के, आप लोगों का सिलेक्शन जो हुआ, इतना मैसिव सेलिब्रेशन हर जगह, तो एक काइंड ऑफ मतलब एक पॉजिटिव वे पूरे झारखंड में इस टाइम चल रहा है 14 जेपीएससी को लेके। तो हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो आप बताइए काइंडली कि आपने पीटी की तैयारी कैसे की? उसमें एक सेक्शन है झारखंड जीके, यस सर। 110 मार्क्स यस अकेले सर। डोमिनेट करता है। आपने झारखंड जीके में क्या सिलेक्टिव स्टडी की कि पूरे सिलेबस को कवर किया था? नहीं सर, पीटी के लिए तो सर झारखंड को अच्छे से कवर करना काफ़ी हम्म इम्पोर्टेंट है, हम्म क्योंकि इंडिया वाला जो पोर्शन है, जीएस 1 का जो पोर्शन है, वो हम्म तो मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो हम्म उसी से कवर हो गया था। हम्म तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम्म बट मुझे लगता है कि अगर आप जेपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हम्म तो जीएस 2 जो है झारखंड का जो जीएस टू। पोर्शन है, उसको आपको काफ़ी अच्छे से करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस हैं। हम्म तो वहाँ आप उसे मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। हम्म तो आप किसी भी एक
ऑथर का कोई भी एक अगर झारखंड का बुक अगर लेते हैं हम्म और उसे अगर थरली अगर अच्छे से कवर करते हैं तो हम्म मुझे लगता है कि आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और साथ में पीवाईक्यू जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी साथ में ध्यान में रखना है हम्म कि वो आपको ये आइडिया देगा कि कितना डेप्थ तक जाना है, क्योंकि बुक्स में तो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में भी दिया हुआ होता है। हम्म तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा पोर्शन छोड़ना है हम्म और कौन सा पोर्शन करना है। ओके तो ये आपको पीवाईक्यू देखने से आप एनालाइज कर पाएंगे। अब तो 6th 7th 11th और एक जेपीसी बैकलॉग 4 PYQs का एक मतलब हाँ रेडीमेड सर, हाँ डेटाबेस सर, हाँ तैयार है। सर, हाँ तो ये काइंड ऑफ अच्छे से मतलब हाँ, एनालाइज किया जा सकता है कि क्या ट्रेंड है जेपीएससी का। तो सीएनटी एसपीटी बहुत एक मतलब फियरफुल फैक्टर है जेपीएससी के सिलेबस में। 99% स्टूडेंट्स उससे डरते हैं। मैसिव उसमें बहुत सारे सेक्शंस है। तो आपने पूरा सेक्शंस पढ़ा था कि सिलेक्टिव स्टडी की थी? नहीं जी, सीएनटी एसपीटी में सारा सेक्शन तो अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता है, हम्म बट उसको आप अगर एक बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा सेक्शन पूछा जा सकता है। हम्म तो वो इजीली प्रेडिक्ट हो जाता है। ओके हाँ, तो कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हम्म और बाकी जो मतलब चैप्टर्स उसमें जो दिए हुए हैं, हम्म तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू रखना है हम्म कि इस मैटर से रिलेटेड इस चैप्टर में है हम्म और ये चैप्टर इतने से इतने सेक्शन के बीच में है। हम्म तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उससे हो जाते हैं। वहां भी आपने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया होगा, एक हाँ, ट्रेंड देखा होगा हाँ, कौन से पीवाईक्यू सेक्शंस तो पे। देखना ही है, पीवाईक्यू से ही समझ में आता है हम्म कि क्या करना ओके। है। सो फ्रेंड्स, पीवाईक्यू इज द की टू क्रैक, है ना। आप उससे पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड पता चलता है। सत्यम जी ने यही किया था, फाइन। तो आप पीवाईक्यू को देखिए, ट्रेंड को एनालाइज करिए, उसी हिसाब से प्रायोरिटी को सेट करिए, उसका फिर अपना एग्जीक्यूशन करिए, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में झारखंड जीके इज द कोड टू क्रैक प्रीलिम्स, राइट? यस। एग्जैक्टली। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट में मूव करते हैं हम लोग, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 3 4 5 6 यही मेरिट में काउंट। आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज पेपर सर मेरा खोटा था। कोटा था। जी। 80% स्टूडेंट्स का कोटा ही था। क्या रीजन था लेने का? यहाँ से सिलेक्शन होता है कि आपका वो बैकग्राउंड था कोटा का? नहीं सर, खोटा का तो बैकग्राउंड नहीं था। मैं जहाँ से जिस इलाके से आता हूँ वहाँ हम्म पे सारा लैंग्वेज मिक्स्ड है। सारा लैंग्वेज मतलब मगही में। खोटा भी हाँ बोलते हैं वहाँ, हम्म मगही का भी मगही प्रभाव है, बोलते हैं। भोजपुरी का भी प्रभाव बिहार है, का बॉर्डर भी है। नागपुरी का भी प्रभाव है। हम्म तो कोई एक फिक्स्ड लैंग्वेज वहाँ नहीं है। हम्म तो खोटा का प्रिपरेशन करने में तो मुझे इनिशियल में कुछ दिक्कत हुआ था। दिक्कत हुआ था। बट पहले मैं जैसे पीटी से पहले हम्म पीटी से पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर का नोट सारा प्रिपेयर कर लिया था। हम्म वो सारा उसमें काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद ओके फिर जब पीटी का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, हम्म तो फिर मैं ये डिसीजन लिया और मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन था कि इंग्लिश लिटरेचर को छोड़ के फिर कोटा में शिफ्ट किया जाए। अच्छा, तो पीटी से पहले इंग्लिश तैयार करके फिर छोड़ के हाँ फिर सर, छोटा। हाँ सर, फिर और मुझे क्योंकि हमेशा ये डर लगता था ना, हाँ जब भी मैं खोटा, पहले भी मैं खोटा थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट मतलब ट्राई किया था। हम्म बट क्या होता था कि 2 दिन करता था बट लगता था कि पता नहीं इसमें लिख पाऊँगा, नहीं लिख ओके पाऊँगा। थोड़ा एक डर का माहौल रहता था। हम्म बट मुझे लगता है कि उस डर से निकलने की ज़रूरत है हम्म और बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं जाना है कि इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश लिटरेचर से ही एग्ज़ाम निकालना है। हम्म अपना मेन फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम्म किस पेपर में हम्म किस लैंग्वेज पेपर में ज़्यादा ईज़िली स्कोर हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सोचा एग्जैक्टली। कि हाँ, खोटा ही रखा जाए। सही बात है, इनपुट जब लगा रहे हैं तो आउटपुट आना चाहिए, और हाँ, कोटा में चांसेस बहुत हाई हाँ, है सिलेक्शन, ऐसा हाँ, ट्रेंड देखा गया है। हाँ, वाई टू टेक रिस्क, है ना, वाई टू टेक रिस्क। अगर आपका इतने 2 3 साल पे अपॉर्चुनिटीज आपको एक बार मिलती है, तो सेंटिमेंटल जज्बाती ही नहीं होना है कि मेरा ये बैकग्राउंड है तो मैं यही लूंगा। जिससे सिलेक्शन होता है वही लीजिए, है ना, चांसेस बहुत हाई है। ऐसे इंग्लिश से भी लोग सेलेक्ट हुए हैं हमारे मेंस बैच में, जैसे कि सत्यम जी भी हमारे मेंस बैच में थे। तो हमारे मेंस बैच से रैंक 58 आस्था रानी जी का इंग्लिश है। हुँ, तो इंग्लिश से भी कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं। रैंक 24 इंद्रजीत जी, उनका भी जेपीएस उनको भी मिला, वो भी उनका भी इंग्लिश है। तो सिलेक्शन होते हैं लेकिन काफी कम है। तो आप देख लीजिए, अगर इफ पॉसिबल गो विथ कोटा। अगर लगता है कि नहीं मुझे कोटा हो ही नहीं पाएगा, देन यू कैन गो विथ इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आपका है। तो ये बताइए सत्यम जी की, अगर इफ कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसने कभी खोटा ना देखा है ना सुना कभी लिखा है, तो क्या वो कितना टाइम उसको लगेगा, मतलब जेपीएससी मेंस रेडी होने के लिए फॉर कोटा? सर मेरा तो सिचुएशन ऐसा ही था। हम्म मैं कभी खोटा ना बोला हूँ, ना लिखा हूँ। हम्म तो इनिशियल जो 15 डेज़ होता है ना, उसमें हम्म अगर आप सर्वाइव कर जाएँगे तो फिर आप हम्म खोटा में सर्वाइव कर लें। अच्छा तो इनिशियल 15 डेज़ में काफ़ी हर्डल आते हैं। आपको हमेशा ये लगेगा कि पता नहीं गलत चॉइस तो नहीं हो गया है। हम्म बट 15 डेज़ जो इनिशियल 15 डेज़ है उसमें आपको धैर्य बनाए रखना है, हम्म चीज़ों को अच्छे से समझना है। मेरे हम्म साथ एक और मैं लाइब्रेरी जाता था तो हम्म एक लड़का था मेरे साथ, वो भी पढ़ाई करता था। तो वो कोठा बैकग्राउंड से है। अच्छा तो एक आपस में एक डिस्कशन हो जाता था हम्म तो वो मेरे लिए काफ़ी हम्म फ्रूटफुल रहा। अच्छा, मतलब एक एक हेल्दी हाँ, कन्वर्सेशन तो होती है। अगर किसी को भी अगर
कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है और उनके आसपास अगर कोई खोटा बोलने वाले लोग हैं, हम्म तो आप उनसे थोड़ा डिस्कशन करके चीज़ों को समझ सकते हैं। हम्म और इनिशियल डेज में एक बार 15 डेज में अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप कर लेंगे तो फिर वो काफ़ी ईजी हो जाता है। इजी हो जाता है। फिर केवल 1 मंथ का गेम है सर। 1 मंथ का गेम है। यस सर। सो 1 मंथ 15 डेज ऑफ स्ट्रगल, उसका फिर 1 मंथ ऑफ मतलब Yes, sir. प्रिपरेशन, उसके बाद गुड टू गो। तो ये बताइए कि उसमें आंसर राइटिंग जो भी ये सब होता है तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते हैं पूरा सिलेबस का? हाँ सर, मैं वही हाँ। किया था कि लगभग 15 पेज के आसपास मेरा हम्म शॉर्ट नोट्स था। हम्म और मैं 15 पेज पूरा कोटा का हाँ था? सर, हाँ सर, ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप तो कितनी स्मार्टली उन्होंने तो एग्जीक्यूट किया है। मैं बस उसी को ही करता था। हम्म एक बार वो प्रिपेयर कर लिया और बस हम्म, उसी को देखता था। अच्छा, और मुझे लगता है कि मतलब वो सारा क्वेश्चन उससे हैंडल हो गया सारा मतलब। क्वेश्चन हैंडल हो गया। तो नोट्स वोट्स कहाँ रखे हैं अभी आप, मतलब वो नायाब चीज आपने बनाई थी उसको शेयर करिए स्टूडेंट्स को है दीजिए, सर, ज़रूर है सर, ना? मैं शेयर कर तो दूँगा। हमें दीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स को हम लोग देंगे। तो सत्यम जी अपना जो शॉर्ट नोट्स था खोटा का वो हम देंगे आप लोगों को, है ना, हमें देंगे वो। तो खोटा का इन्होंने 15 पेज में पूरे खोटा को समराइज कर दिया। तो ये सब चीजें टॉपर्स की जो होते हैं मेहनत, ये सब काम आती है कमिंग जनरेशन के लिए जो भी जेपीसी के एग्जाम्स देंगे। अब आते हैं जीएस पेपर 3 4 5 6 पे। आपने झारखंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था मेंस में? नहीं, मेंस में मैं हाँ। झारखंड का तो इकोनॉमी में तो कंपलसरी हम्म अटेम्प्ट करना ही है। हम्म उसके अलावा मैं झारखंड का अटेम्प्ट झारखंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था आप? हिस्ट्री में कौन से सेक्शंस को आपने चूज किया था? हिस्ट्री में सर मैं एंशिएंट हिस्ट्री को किया था और हम्म मॉडर्न को किया था। मॉडर्न को इसलिए किया था क्योंकि मैं यूपीएससी का कर रहा था। एग्जैक्टली, हाँ। तो यूपीएससी के करते वक्त हम्म मॉडर्न तो काफ़ी अच्छे से करना होता है, हम्म तो मॉडर्न मेरा अच्छे जो से उसी बीत के लिए गया। है, यूपीएससी हाँ वालों के लिए है। हाँ, तो फिजिकल मॉडर्न ज्योग्राफी भी वहां हाँ पे, हाँ वहां भी ज्योग्राफी हाँ में हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी था। तो यूपीएससी इसका बैकग्राउंड है तो उनका लेवल काफी हाई होता है ना? उनका जो एक्सपोजर लेवल होता है ना, जीसी लियोंग ये सब, मतलब काफी हाई हो जाता है। तो यूपीएससी वालों से अगर जो आप प्रॉपर अगर स्टेट पीसी से कैंडिडेट है तो रिफ्रेन फ्रॉम दीज टू सेक्शंस, है ना, क्योंकि यूपीएससी वाले वहां पे आते हैं, फिर इनके लेवल का आंसर आपने पूरा डायग्राम अच्छे से बनाया होगा हाँ उसमें, सर, है ना? साइक्लोन का समथिंग क्वेश्चन हाँ था इस सर, बार, हाँ सर, है ना? साइक्लोन का भी काफ़ी अच्छे से आपका हुआ। ऑप्शन क्या था यूपीएससी में? ऑप्शन मेरा फिजिक्स था सर, फिजिक्स क्योंकि था? मैं फिजिक्स पढ़ाता था तो फिजिक्स ही अच्छा लेके मैं किया। अच्छा अच्छा, फिजिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आपका सेक्शन सी जो पेपर जो 6 है हाँ वो सर, तो काफी डोमिनेट किए होंगे आप वहाँ उसमें पे। तो मुझे मतलब हम्म फिजिक्स का जो क्वेश्चन था उसके लिए मैं कभी प्रिपरेशन किया भी प्रिपरेशन नहीं। किए ही वो तो नहीं। ऐसे ही था, वो तो अच्छा था मेरे लिए। ओके, तो इनका यूपीएससी का एक्सपोजर था, दैट इज व्हाई, है ना? मॉडर्न इंडिया सबसे जो टफ सेक्शन है उसको उन्होंने ऑप्ट किया और अच्छा परफॉर्म भी किया, तो वो तो सेक्शन उन्हीं के लिए है। उसमें आपने दूसरा कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में सर दोनों, ये एक वेजिटेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और एक साइक्लोन वाला था। ओके, दोनों के दोनों एकदम हाँ कॉन्सेप्चुअल सर, हाँ वाले थे। सर, हाँ हाँ, सर। तो ठीक है, आपका एक्सपोजर था। पॉलिटी पॉबैट, पॉलिटी पॉबैट कहा जाता है कि इसमें कंटेम्प्रेरी बहुत सारी चीजों को यूज हाँ किया सर, जाता है। हाँ सर। इसको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए, सपोर्ट के आपने क्या क्या चीजों को यूज किया कि सो दैट आपका आंसर स्टैंड आउट करे बाकियों से? पॉलिटी में सर मैक्सिमम तो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है, हम्म कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल्स हैं, हम्म वो आपको कहीं कहीं मेंशन करने होंगे, और कहीं कहीं छोटा छोटा डायग्राम, मतलब लॉजिकल डायग्राम, ऐसा नहीं कि लॉजिकल, ओके। रैंडम कोई भी डायग्राम बना दे रहे। लॉजिकल अगर कोई डायग्राम वहाँ पॉलिटी फ्लो में, चार्ट्स काफी हद तक मतलब हाँ पॉसिबल है हर हाँ, क्वेश्चंस में। तो ज़्यादा तो पॉलिटी में क्रिएट नहीं हो पाता है, बट कहीं कहीं आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हम्म एक थोड़ा मोनोटोनी जो है वो थोड़ा कम हो। ओके, तो यही किया था मैं, और हम्म सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को भी काफ़ी काफी किया। मेंशन किया था। केस स्टडीज, एआरसी के रिपोर्ट्स है, हाँ ये हाँ सब हाँ आपने सप्लीमेंट हाँ किया? हाँ, एआरसी का रिपोर्ट, हम जैसे ये तो पंचायती राज वाला जो आया था, हम्म 73rd 74th हम्म अमेंडमेंट का क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था कि ये जरूरी नहीं है कि एआरसी का सारा रिकमेंडेशन आपको याद है। मुझे केवल 2-3 पॉइंट एआरसी का याद था, 2-3 था। बट मैं उसमें लिखा हूँ 7-8 पॉइंट। बाकी 7-8 पॉइंट मैं खुद से ही लिखा हूँ, बट वो ये हो जाता है कि वो एआरसी दिया ही होगा वो सब जो जो बेसिक है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट जो चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स आप खुद से भी डाल सकते हैं, थोड़ा ब्लफ कर सकते हैं आप, बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि एआरसी रिकमेंड किया था तो क्या क्या किया था। तो 2-3 पॉइंट भी अगर आपको याद है तो उसमें आप उसको 7-8 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने पेजेस का आंसर एवरेज आपने लिखा पूरे मेंस में? 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, 32 सर मार्क्स? अलग अलग पेपर में अलग अलग गया है। एवरेज कितना था आपका? एवरेज सर वही 6 to 8। 6 to 8 के बीच में, हाँ एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। पेन्स कितने यूज किया आपने? 2 पेन, सिंगल पेन? सर, मैं 2 पेन यूज किया था, एक V7 यूज किया था, और एक मैं ब्लैक पेन यूज किया था कि जैसे क्वेश्चन जो भी आते हैं तो 40 नंबर्स के क्वेश्चन है और पेजेस ज़्यादा रहते हैं, तो मैं क्या किया था कि एक हेडिंग दे दे के हर जगह कि क्वेश्चंस को ब्रेक कर लिया, क्या क्या पूछा गया है, तो उसको 3-4 पॉइंट, 3-4 सेक्शंस में उसको डिवाइड करके, तो जो भी नया नया स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, तो वहाँ पे हेडिंग दे देता था। ओके, और उसको ब्लैक पेन से मैं वो लास्ट में किया था, जैसे ब्लैक पेन से अगर समय बचा तो उसको ब्लैक पेन से बॉक्स में उसको डाल दिया। अच्छा, कीवर्ड्स को? हाँ, कि
नहीं, वो हेडिंग्स अच्छा, हेडिंग्स हेडिंग्स को, को जो भी कीवर्ड्स। आंसर्स के बीच में जो हाँ हेडिंग्स हाँ होते हैं, हाँ वो तो एकदम आंसर हाँ क्वेश्चंस के जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उसी को अपने वो हेडिंग्स पे। हाँ हाँ। तो एग्जैक्टली। इससे ये फायदा होता है कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको ये लगता है कि हाँ ये सारे पार्ट को एड्रेस किया है, एड्रेस किया, एग्जैक्टली। एड्रेस किया। पूरा क्वेश्चंस का आपको आप जो आंसर्स होता है ना, ये जो जेपीएससी का एक एक आंसर होता है ऐसे होता है काइंड ऑफ, हाँ एग्जैक्टली। सर। जैसे यूपीएससी में आप लोग 250 वर्ड का आंसर लिखते हैं और 175 150 समथिंग लाइक दैट, तो उसमें यहाँ पे होता है कि एक एक वर्ड आपका, एक एक आंसर आपका 700 800 वर्ड का। तो इससे टाइप उसमें एग्जामिनर के पास पूरा टाइम नहीं कि आप एक एक वर्ड को वो पढ़ेंगे, तो वो एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, हेडिंग्स को हाईलाइट करना, ये सब आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है ना, कि वो स्किम करे, जब ऊपर से आपके आंसर को दिख जाए अच्छा ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसने मेंशन किया तो आपको मार्क्स इजीली दे दे। आपने फ्लो चार्ट डायग्राम्स ये सब इंडिया का मैप, झारखंड का मैप सब यूज किया था? हाँ सर, फ्लोचार्ट डायग्राम भी काफ़ी यूज़ किया हम्म हूँ। बट हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि रैंडम यूज़ नहीं करना है। मतलब ऐसा भी जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब ये एक्सेसिव कर दिया है, जहाँ एक्सेसिव तक कर मेरा दिया, मानना है। तो मैं मतलब कहीं-कहीं मतलब उस केसेस में भी जहाँ कुछ भी याद नहीं था तो वैसे डाला हूँ। बट ज़्यादातर मेरा ये था कि उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ ग्राफ याद है, कोई डायग्राम याद है, तो जैसा आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे मुझे लगता है वैसा ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं ये सब काफ़ी पहले ही प्रिपेयर किया था कि कोई भी कमिटी को अगर मेंशन करना है तो वो सब करना पड़ेगा। कमिटी हो गया, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कुछ रिकमेंडेशन है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हो गए, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, एसडीजी एसडीजी गोल के, हो हाँ गया। हाँ। तो ये सब आपको कहीं-कहीं मेंशन करते रहना है। प्लस जो एक्ट्स हैं, जैसे पेपर 6 में जैसे पॉल्यूशन वगैरह का जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें आपको जैसे व्हाट इज़ पॉल्यूशन पहले पूछा था। तो पॉल्यूशन को आपको अपने शब्द में नहीं लिखना है। आप अपने शब्द में लिख भी रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पॉल्यूशन इज़ दिस। ओके। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को एक ये समझ में आता है कि हाँ, इसको पता है कि उस एक्ट के तहत पॉल्यूशन को कैसे कैसे डिफाइन डिफाइन किया किया गया है। बहुत माइन्यूट चीज है ये, है ना, बहुत इसीलिए इनको रैंक 21 में आप देख रहे हैं कि इतनी बारीक चीज आपको बताई इन्होंने, एकदम स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उसको आपने यूज किया हाँ सीधा, सर, है ना, कि एकदम मार्क्स देने पे मजबूर हो गया अब एग्जामिनर। डेफिनेशन तो सर एग्जैक्ट आपको याद नहीं रहेगा, बट आपको अगर अच्छे से अगर कवर किए हैं तो काइंड ऑफ, आपको हाँ, उस हाँ, टाइप का थोड़ा सा। बट उसमें आप वो डाल सकते हैं। हम्म आपको कोट इन कोट नहीं करना है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं हम्म अकॉर्डिंग टू दिस करके। ओके। तो ये बताइए कि जैसे कि पॉलिटी पॉपेट का हो गया आपका, इसका हो गया, अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे, सबसे फियरफुल पार्ट। यस। ये मतलब सबसे बड़ा सिलेबस है, इसमें हर कुछ डाला हुआ है, मतलब तो इसको आपने कैसे टैकल किया? सर इकोनॉमी तो मुझे काफ़ी मज़ा आता था पढ़ने में। हम्म तो आप तो फिजिक्स बैकग्राउंड के थे। हाँ, तो हाँ। बट ये मुझे कॉन्सेप्चुअल लगता था कि एकदम मतलब एक बार अच्छा। कॉन्सेप्ट अगर आप हम्म समझ गए हम्म कि क्या है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होता। तो हम्म मैं एक नितिन सिंघानिया सर का बुक है हाँ हाँ, इंडियन बहुत इकोनॉमी का, फेमस किताब है वो। तो उसको मैं यूपीएससी के लिए जब कर रहा था तो यूपीएससी के समय भी मैं उसी को पढ़ा था और काफ़ी ओके। टाइम्स पढ़ लिया था। हम्म तो फिर मैं क्या करता था कि जब जेपीएससी के लिए मुझे कुछ-कुछ सेक्शंस जो अलग से प्रिपेयर करने थे, हम्म तो वो बुक के माध्यम से, और दूसरा है आप गूगल में सर्च करेंगे, कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे और यूपीएससी लिख देंगे तो एक काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट का आ जाता है उससे डिटेल्स। तो कहीं-कहीं आपको कुछ-कुछ डायग्राम मिल गया, कुछ थ्योरीज़ हैं इकोनॉमिक, तो वो सब आ गया, तो वो सब आप ऐड कर सकते हैं उसमें। और उसमें एक और चीज़ है इकोनॉमिक्स में आपको ऐड करना चाहिए कि जो भी जैसे काफ़ी टाइम्स होते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पीच देते हैं तो काफ़ी कुछ-कुछ सेंटेंस वगैरह वैसे बोलते हैं हाइलाइटेड वैसा। तो वो सब अगर इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ वैसा अगर बोले हैं और अगर अच्छा स्टेटमेंट है, तो आप उसको कहीं-कहीं इंक्लूड कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया, इसमें काफ़ी कैची पॉइंट आता है, तो ये सब भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे 2024 के बजट में मुझे जैसा याद है, ये था कि गवर्नमेंट का मेन फोकस ये था गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। तो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो क्वेश्चन आया था तो उसमें मैं ऐसे ही मेंशन किया था, हिंदी में ही उसको मेंशन किया अच्छा। कि गवर्नमेंट का फोकस इस पे है, गरीब पे, युवा पे, महिला पे और अन्नदाता पे। तो बीच-बीच में आप ऐसा-ऐसा डालेंगे तो थोड़ा वो लगता है, मतलब अच्छा लगता है आंसर। अच्छा लगता है। हाँ। ओके। इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का, इंडिया का, हाँ, हाँ। ये सब आपने मैसिव यूज किया हाँ, इसका, पूरा वहाँ के हाँ, फैक्ट्स फिगर डेटास को यूज किया, नीति हाँ। आयोग के रिपोर्ट्स को भी? हाँ, हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिमेंबर नहीं कर पाएँगे।
बस जितना समरी टाइप का कुछ हाँ बनाए थे हाँ इसमें नोट्स का मतलब? हाँ सर, वो हम्म मतलब कुछ कुछ टॉपिक का समरी बनाया भी था, और कुछ हम्म कुछ टॉपिक जैसे मैं अब काफ़ी टाइम से उस बुक को रिवीजन कर लिया था, और हम्म इकोनॉमिक्स मेरा मतलब मुझे अच्छा भी लगता था। हम्म तो काफ़ी टॉपिक्स तो ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअल हैं, तो वो मैं बुक से ही कर लेता था। हम्म जिस टॉपिक में मुझे लगता था कि इसमें जैसे भूल रहा हूँ, हम्म तो उसका थोड़ा-सा बुलेट पॉइंट्स में बना लेता था हम्म कि हाँ, ये पॉइंट मुझे देखना है। तो हम्म जब भी रिवीजन कर रहा हूँ, तो मैं पहले उस बुलेट पॉइंट्स को देखता था और हम्म याद करने का कोशिश करता था कि मुझे याद है कि नहीं है। हम्म और फिर मुझे जहाँ दिक्कत होता था, फिर मैं फिर बुक को हम्म ओपन करके देखता था। ओके। तो इकोनॉमिक्स में ये पता है कि जैसे जेपीएससी का ऐसा देखा गया है कि हाँ, बहुत बड़ा सिलेबस है, अच्छा। 3 4 5 6 का। तो उसमें ये लोग सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं, हाँ सर, डायरेक्ट। एकदम डायरेक्ट। तो अपने पूरे सिलेबस का शॉर्ट समरी टाइप का कुछ नोट्स वोट्स बनाए थे क्या? हाँ सर, शॉर्ट्स वही बुलेट पॉइंट्स ही मैं बनाया बुलेट था, पॉइंट्स बनाए काफ़ी थे। कम पेजेज़ में, हाँ हाँ। ताकि और रिवीजन मैं उसी से करता था। एक उसी बार से। बुक्स को काफ़ी बार हो गया, तो एक बार शॉर्ट नोट्स को पहले खोला, हम्म फिर वहाँ से आप थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग आप हम्म करेंगे तो फिर फ़ायदा होता है। हम्म आप पहले शॉर्ट नोट्स खोलें। अब जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का ही क्वेश्चन है, हम्म तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ में आप कोई भी टॉपिक का अगर नोट्स बनाएँगे, तो 10 हम्म टू 12 पॉइंट्स में आपका कवर होगा हर कवर हो हर टॉपिक। गया। तो वो बुलेट पॉइंट्स लिखा हुआ है। हम्म तो वो एक बार मैं देखा शॉर्ट नोट्स में पहले। हम्म अब अगर मुझे सारा चीज़ याद आ रहा है, तो फिर बुक को रेफ़र करने का ज़रूरत बुक को नहीं है। रेफर करने का और जरूरत अगर कोई है। चीज़ अगर मिस हो रहा है, तो फिर हम्म मैं तुरंत बुक खोलूँगा और देखूँगा कि क्या है। हम्म तो इससे क्या होता है कि एक आप आंसर राइटिंग ही कर रहे हैं, समझिए आप। आंसर राइट। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो आपको याद होने का हम्म वो चीज़, तो ये चीज़ मैं किया हूँ और काफ़ी बार। टॉपिक का कितना पॉइंट बनाते थे समरी नोट्स? लगभग वही 10 से, कोई भी आप मतलब पूरा नोट्स भी बनाइएगा तो 10 से 12 पॉइंट्स ही बनेगा। 10 से 12 हाँ, पॉइंट, हाँ तो उसमें ग्रामर जोड़ेंगे तो 700 800 हाँ, वर्ड। हाँ, हाँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। मतलब 10 से 12 हम्म पॉइंट, जैसे हम्म कोई भी चीज़ है तो ये है क्या एग्जैक्टली, उसको हम्म कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो गया। हम्म कोई रिपोर्ट उससे रिलेटेड है, तो वो हम्म उसका अगर कोई मेजरमेंट है, हम्म तो वो कैसे करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, हम्म अ, और क्या क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। ये फॉरवर्ड का है। और कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड, से नीति आयोग का रिकमेंडेशन है, कोई कमिटी एआरसी का रिकमेंडेशन है, तो वो सब आपको इंक्लूड करना है, और लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड हर टॉपिक के लिए वे फॉरवर्ड। तैयार करना है। ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देते थे हाँ एकदम, हाँ है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि सारे के सारे टॉपर्स एक ही चीज बता रहे हैं आपको, सबका एकदम कॉमन प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को इन्होंने फॉलो किया, दैट इज व्हाई इनका सिलेक्शन हुआ है। समरी नोट्स बनाया इन्होंने। अच्छा एक चीज बताइए कि जैसे आंसर लिखते थे तो 700 800 वर्ड का आंसर होता था, तो उसको सीधा मतलब क्वेश्चन देखे लिखना स्टार्ट कर दिया कि एक काइंड ऑफ रफ फ्रेमवर्क करते थे, मतलब कहीं पे कॉपी में या फिर दिमाग में कहीं पे? सर वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी किया है मेरे साथ। हम्म मैं काफ़ी क्वेश्चन में वैसा फ्रेम करके भी लिखा हूँ। हम्म बट जिस क्वेश्चन में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता था कि ये हम्म मुझे मतलब पता है कि कैसे हम्म कैसे सीरियल में लिखना है, हम्म तो उसमें मैं वो सब फ्रेमिंग नहीं किया। हम्म कि बट जिस टॉपिक में मुझे लगता था कि हाँ क्या क्या डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा हम्म याद करना पड़ रहा है, हम्म तो उसमें मैं क्या करता था, थोड़ा सा रफ में क्वेश्चन ओके। पेपर में ही थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लिया कि हाँ ये चीज़ कवर करना है। उससे ये क्या होता है कि आप लिखते वक्त कभी कभी ये होता है कि ध्यान में नहीं आता है और छूट जाता है वो टॉपिक, और फिर बीच में आप डाल नहीं हाँ सकते हैं। बीच में डालने सीक्वेंसिंग हाँ गड़बड़ हो हाँ, जाता तो वो सीक्वेंसिंग मेंटेन करने के लिए है। जिस टॉपिक में भी, जिस क्वेश्चन में भी आपको लग रहा है हुँ, कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हुँ। तो उसका मैं वो बना के लिखा बना हूँ। के मतलब हाँ, सही बात है। उसके बाद आते हैं लास्ट में पेपर 6 पे। तो पेपर 6 तो काइंड ऑफ सेक्शन ए और बी फिजिक्स है, साइंस, वहाँ तो हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं फिजिक्स होगा, में तो कोई है ना? दिक्कत नहीं। बायोलॉजी वाले बड़े बड़ा रट्टा मारे थे उसमें अच्छे हाँ, से एकदम। बायोलॉजी में सर मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ था, क्योंकि हुँ, बायोलॉजी का बैकग्राउंड रहा नहीं था। नहीं है। हुँ, बायोलॉजी मुझे पढ़ना पड़ा अच्छे से काफ़ी। डायग्राम यूज़ हाँ किए थे वहाँ हाँ, पे। 10th के बाद तो पहली बार हुँ, मतलब नहीं, बायोलॉजी में इस बार क्या हुआ था कि पॉल्यूशन बायोलॉजी तो वाला मैं आ पढ़ा गया। था, बट पॉल्यूशन वाला हिट कर गया। पॉल्यूशन, हाँ, सारे तो सारे टॉपर्स बच गए हाँ, इस बार बायोलॉजी को तो छोड़ना। पॉल्यूशन के लिए मैं हाँ, कुछ-कुछ अलग से हुँ, मैं काफ़ी टेबल तैयार किया था, अच्छा। जिसमें जैसे कलर कोडिंग जो होता है, हुँ, वो हुँ, यूपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था हुँ, हुँ, कि कितना पॉल्यूशन है, तो कौन-सा कलर कोडिंग हुँ, हुँ, में क्या-क्या, किस टाइप का पॉल्यूशन को हुँ, हुँ, वो डिनोट करते हैं। हुँ, तो हुँ, वो सब मैं पहले से प्रिपेयर किया हुआ हुँ, था। हुँ, और जो इंडेक्स होता है, पॉल्यूशन इंडेक्स, हुँ, हुँ, कि इतना पॉल्यूशन इंडेक्स है तो गुड बोलेंगे, हुँ, हुँ, इतना बोलेंगे तो सीवियर है, हुँ, हुँ, ये मीडियम रेंज का है। हुँ, तो हुँ, ये सब मैं एक्स्ट्रा ऐड किया था। आप सिम अगर पॉल्यूशन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो तभी अटेम्प्ट करें हुँ, हुँ, जब आपका काफ़ी अच्छे से, हुँ, मतलब कुछ-कुछ आप एक्स्ट्रा अगर डाल सकते हुँ, हैं, हुँ, तभी डालें। अच्छा। क्योंकि मेरा प्रिपेयर दोनों था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन था, हुँ, हुँ, वो भी प्रिपेयर्ड था, हुँ, पॉल्यूशन का भी था। हुँ, बट मुझे लगा कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में ज़्यादा पेजेज़ नहीं लिख पाऊँगा, हुँ, और पॉल्यूशन में मेरा कुछ-कुछ अलग से हुँ, पॉइंट प्रिपेयर था जो प्रिपेयर बाकी था। लोग नहीं लिखेंगे। हुँ, हुँ,
तो मैं सोचा कि पॉल्यूशन ही लिखना चाहिए। पॉल्यूशन है। हाँ, बट फिजिक्स में मैं ऐसा किया था, फिजिक्स तो मेरा बैकग्राउंड था, मुझे प्रिपेयर करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। सब लोग साउंड वाला क्वेश्चन प्रिपेयर किए लिखे होंगे, मैक्सिमम लोग वही लिखे थे। मैं पोटेंशियल एनर्जी वाला लिखा। अच्छा, साउंड वाला था, कॉमन था। हाँ, कॉमन था, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का आता था, मैं पढ़ाया हूँ, तो मैं काफी अच्छे से भी लिखा उसको। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए ऐसे साइंस वाले जो आपका साइंस टेक वाला जो लास्ट वाला पोर्शन होगा, इवन एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल, इसमें थोड़ा सा ये करंट ओरिएंटेड, इसमें करंट के कुछ आपने सप्लीमेंट किया था, मतलब फैक्ट्स से? हाँ सर, करंट का तो सर, और एक एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर। क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करें तो इस चीज पे नहीं जाए कि ये क्वेश्चन बाकी लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला प्रायोरिटी तो ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में अच्छा लिख पाऊंगा। अगर आप दोनों क्वेश्चन अच्छा लिख पाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप दोनों क्वेश्चन इक्वली गुड लिख सकते हैं, तब आपको वो क्वेश्चन आप प्रेफर कर सकते हैं जो कम लोग लिखेंगे। ओके। तो और एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का बात हुआ, या फिर साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है, तो इसमें करंट अफेयर्स तो ऐड करना होता है। कुछ भी। तो करंट आपने फैक्ट्स ये सब इंक्लूड हाँ किया हाँ था अपने सर, हाँ आंसर्स सर। में? केस स्टडीज आपने कुछ प्रिपेयर किए थे झारखंड स्पेसिफिक या फिर इंडिया स्पेसिफिक? सर झारखंड स्पेसिफिक तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि मैं ये मान के चला था कि मैं झारखंड का क्वेश्चन तो कम ही अटेम्प्ट करूंगा। तो बट फिर भी एक बैकअप के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का, एक झारखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसका एक बार समरी बना लेंगे हर सेक्टर से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि किसी भी सेक्टर से क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, इसमें झारखंड से रिलेटेड काफ़ी सारा टॉपिक है। जैसे तो उससे उसमें मैं झारखंड से रिलेटेड प्रिपेयर किया था। अच्छा। कुछ कुछ इकोनॉमिक सर्वे से, कुछ कुछ नेट के थ्रू, मतलब, या फिर कुछ कुछ बिरसा एग्रीकल्चर की वेबसाइट से भी लिया था, तो वो प्रिपेयर करना पड़ा था। ओके। सो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज एग्जांपल्स को इंक्लूड किया था। जितना फ्रेश आपका आंसर होगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, है ना, एकदम स्टैंडर्ड, ये फिक्स्ड है। अब आपका मतलब जैसे कि इसका इंटरव्यूज आया, तो इंटरव्यूज आपने कुछ स्पेशल तैयारी की थी कि बस अपना जो भी? नहीं, इंटरव्यू के लिए तो सर वही मॉक इंटरव्यू में जैसा जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि जो जो वीक पॉइंट है, मॉक इंटरव्यू देना तो काफ़ी ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। तो मुझे लगा कि जहाँ जहाँ पे वीक पॉइंट है तो मैं उस पर काम किया। उससे काम किया? हाँ, तो इंटरव्यू फाइनली लकली कौन सा बोर्ड था आपका? अजिता भट्टाचार्य अच्छा, नाम अजीता मैम का बोर्ड था। ओके ओके हाँ, ओके। तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए? नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी कम था सर, और फैक्चुअल था भी तो वो काफ़ी इजी था, इजी था। और ज़्यादातर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे मेरा हॉबी है शायरी कविता लिखना, तो कविता के लिए सुनाने के लिए भी बोली थी मैं, अच्छा तो अच्छा। भी सुनाया। हाँ। फिर एक वो बोली कि मैं आधा पंक्ति बोल रही हूँ, आप उसको पूरा करिए। पूरा कीजिए, तो वो भी लकली में मुझे याद आ गया, तो वो भी बोल दिया था। और बाकी भी सिचुएशनल क्वेश्चन, ज़्यादातर सिचुएशनल क्वेश्चन था। ओके। जैसे मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मेरे से मैम बोली कि अच्छा आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग किए हैं, तो कौन सा मेटल आपको पसंद है? मतलब काफ़ी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन था उनका। तो अच्छा लगा, मतलब मैं तो बोला कि मुझे गोल्ड पसंद है। अच्छा। तो पहले तो वो लोग काफ़ी मुस्कुराने लगे कि, और बोले कि गोल्ड ही क्यों पसंद है? तो मैं उनको एक्सप्लेन किया कि मैम, गोल्ड पसंद होने का रीज़न ये नहीं है कि ये बहुत महंगा है, मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि एक इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, और दूसरा ये मोस्ट मेलिएबल मेटल है, यानी कि इसको जितना खींचे काफ़ी पतला बनाया जा सकता है, इसमें स्ट्रेस सहने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मेटल से हम लोग हम लोग खुद भी सीख सकते हैं कि स्ट्रगल टाइम में अपने आप को टूटना नहीं है। तो इससे भी वो इम्प्रेस थी काफ़ी। काफी इंप्रेसिव आंसर था आपका। तो ये लकली हिट कर गया उस समय, तो अच्छा हुआ। फिर इस पे बेस्ड वो एक स्टेटमेंट भी बोली कि थिफ अट्रैक्ट्स गोल्ड मोर, थिफ अट्रैक्ट्स ब्यूटी, सॉरी, ब्यूटी अट्रैक्ट्स थिफ मोर देन गोल्ड। तो बोली कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो वो भी एक्सप्लेन किया। वो इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी पे वो बेस्ड था। फिर बाद में वो बताई भी कि ये शेक्सपियर का कोट है। ओके। तो आपका इंटरव्यू काफी मतलब वो रहा? हाँ, काफ़ी अच्छा था, और कॉर्डियल था, कॉर्डियल काफ़ी था। स्माइल कर करके बात कर रही थी। तो मतलब कभी ये नहीं लगा कि मतलब वो लोग कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि जो मुझे नहीं आता नहीं है। आता। ओके। क्योंकि और जैसे मैं कोटा में पढ़ाया था, तो कोटा का में काफ़ी सुसाइड वगैरह का इशू है, ओके। हाँ हाँ। तो उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ पूछा गया कि कोटा में सुसाइड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर आप कोटा का और क्या कर सकते हैं सुसाइड को कम करने के लिए। फिर ये भी पूछे वो लोग कि कोटा का जो कोचिंग
सिस्टम है हम्म। उसको जरा जहाँ रांची में या फिर झारखंड में कहीं पे भी अगर इस्टेब्लिश करना होगा हम्म। तो कैसे करेंगे, क्या क्या ओके। होगा, हम्म। ये सब चीज़ रहा। फिर हम्म। पुलिस मेरा जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस था, हम्म। तो ये भी पूछें कि हम्म। पहला ये पुलिस रिफॉर्म, 3 हम्म। पुलिस रिफॉर्म जो है वो सजेस्ट कीजिए। हम्म। तो काफ़ी मतलब ऐसा था कि प्रेडिक्टेड टाइप का था, प्रेडिक्टेड और टाइप का। कुछ-कुछ क्वेश्चन था ट्रिकी क्वेश्चन, तो वो हम्म। हैंडल हो गया था। ओके, आपके बायोडेटा बेस था हाँ, बेसिकली। बायोडेटा बेस ओके। पे ही था, और हम्म। ऑब्जेक्टिव जो भी मुझसे पूछे गए वो हम्म। काफ़ी ईज़ी थे। काफी जैसे इजी थी। वो ये मुझे बोले कि 5 मिनरल का नाम बताइए जो हम्म। झारखंड में हम्म। है, और उसका लोकेशन बताइए, ओके। तो बताया। हम्म। फिर ये पूछा गया कि कोई भी 3 जो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ट्राइब्स का नाम बताइए, हम्म। वो भी बता दिया। ओके। तो वो तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो वो तो आपको हाँ हाँ, पता वो रहता तो ही है। एकदम। फिर ये मुझसे पूछा गया कि अ, जो ट्राइबल लैंग्वेज है संथाली हम्म। संथाली और मुंडारी, हम्म। तो इनका जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज है ये क्या है, ओके। तो पीटी में ये भी पढ़ते हैं। हम्म। फिर ओलचिकी के बारे में पूछा गया जो हम्म। संथाली लिपि है, तो काफ़ी इजी इजी काफी इजी प्रेडिक्टेड था, क्वेश्चन था। मतलब इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिले हाँ। थे। तो ये बताइए कि जैसे कि अब आपको जेपीएस मिल गया, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो अब आईपीएस की तरफ स्विच करना है कि इसी में अब? सर अभी तो पहला प्रायोरिटी ये है कि हम्म। ट्रेनिंग अच्छा से करो, हम्म। तो अब ट्रेनिंग हम्म। जाने पे सब पता चलेगा, अगर हम्म। समय मिलेगा तो हम्म। एक प्रयास करेंगे। एक प्रयास करेंगे। आप डिजर्व भी करते हैं, आपको एक बार ट्राई भी करना चाहिए जो आईपीएस बनने के लिए, है ना? सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, काफी इन्होंने डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से एक एक चीजों पे डिस्कस किया, राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यूज। तो आपको होपफुली ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा सत्यम, ये बताइए कि जैसे कि 14 जेपीएस से आने वाला है ना? तो स्टूडेंट्स को आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, फिर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, है ना? अभी नाउ इज द टाइम फॉर प्रीलिम्स, या फिर नाउ इज द टाइम फॉर मेंस, या फिर नाउ इज द टाइम फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रीलिम प्लस मेंस, बिकॉज अभी नोटिफिकेशन आए नहीं, है ना? सर जो अगर जिनका पहला अटेम्प्ट है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच रख सकते हैं, हम्म। क्योंकि जो लोग पहले अटेम्प्ट दे रखे हैं वो तो फैमिलियर है कि कैसे हम्म। टैकल करना है प्रीलिम्स को। हम्म। बट जो लोग अभी तक प्रीलिम्स नहीं दिए हैं या फिर नहीं क्वालिफाई किए हैं, तो हम्म। उनको थोड़ा प्रीलिम्स पे भी ध्यान देना चाहिए, और साथ में मेंस का नोट्स आपको प्रिपेयर करना होगा। हम्म। क्योंकि आप प्रीलिम्स अगर निकाल भी लेते हैं और अगर हम्म। आपका मेंस का नोट्स अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप अच्छा रैंक तो नहीं ला पाएंगे। अगर हम्म। सिलेक्शन ले भी लिए तो अच्छा रैंक लाना अच्छा थोड़ा रहेगा। मुश्किल है। हम्म। तो इसीलिए मेंस का नोट्स पे भी फोकस करना है, हम्म। और अगर पहला प्रयास है तो हम्म। पीटी पे भी फोकस करना पीटी पड़ेगा। पे, ओके। सो सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, आपको बहुत अच्छा सजेशन दिया उन्होंने। अगर आपका मतलब आप स्टार्ट करें, प्रीलिम्स में फेल हो जाएगा तो प्रीलिम्स से फोकस करिए, और मेंस को भी पैरेलली लेकर चलिए। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच सत्यम जी, है ना, अपना ये हमारे 14 जीपीएस के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो ऑल द सर। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड कीप स्टडी।